जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आप इस चैप्टर से बखूबी परिचित हो चुके हैं। इस चैप्टर के प्रमुख परिणामों को आप समझ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के अंतिम दौर में हैं। आज हम चल रहे हैं समझने संघर्ष और तनाव। आपने देख लिया कि किस प्रकार से सोवियत संघ को एक समाजवादी देश से एक पूंजीवादी देश में परिवर्तित किया गया। इस 15 गणराज्यों वाले संघ को किस प्रकार से तोड़ा गया और इनको तोड़कर किस प्रकार से पूंजीवादी देशों में परिवर्तित किया गया। जिस प्रकार से इसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य को परिवर्तित किया गया, उस प्रकार से इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को परिवर्तित नहीं किया गया। आपने ये समझा कि जितनी तीव्रता से, जितनी कुशलता से इसकी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद में परिवर्तित किया गया, लेकिन उतनी चपलता से, उतनी तीव्रता से इसे लोकतंत्र की तरफ अग्रसर नहीं किया गया। लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में अमेरिका ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इंटरेस्ट लिया तो किसमें लिया? इन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाने में। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाने से फायदा किसका था? फायदा अमेरिका का था। इसीलिए अमेरिका ने इस देश को पूंजीवादी देश बनाने में बहुत बड़े स्तर पर इंटरेस्ट लिया। आप सबको मैंने बता दिया कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी ने इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से तबाह किया, यहाँ के लोगों को गरीबी की गर्द में ढकेल दिया, ये सब आपने जान लिया है। शॉक थेरेपी अब उसी को चल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से समझने और जानने। चलिए समझते हैं और जानते हैं अपनी एनसीईआरटी के माध्यम से कि संघर्ष और तनाव का दौर कैसा रहा इन देशों में। पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत को झेला है। गृह युद्ध मतलब घर के अंदर ही लड़ाई। गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के दो गणराज्य चेचानिया और तागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए। मॉस्को क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। मतलब आप ये जान लीजिए कि अमेरिका ने अपना हित साधने के लिए इन देशों की अर्थव्यवस्था, इन देशों के मानव अधिकारों का दबाव के उल्लंघन करा, सिर्फ इसलिए कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर उसका होल्ड हो सके और इन देशों की बाजारी अर्थव्यवस्था से वो फायदा ले सके। अमेरिका दुनिया का वो देश है जो अपने फायदे के लिए अपने बाप को भी बेच सकता है। ये बात आप जान लो। अमेरिका जितना व्यापारी देश इस दुनिया में कोई नहीं है। उससे बड़ा व्यापारी देश कोई नहीं है, ये समझ लो आप। उसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। पैसा ही उसके लिए सर्वोपरि है। अपने देश के लोगों के लिए उसे मानव अधिकार याद आता है, लेकिन दूसरे देश के लोगों के लिए उसे मानव अधिकार याद नहीं आता। उसे सिर्फ याद आता है तो अपना हित याद आता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ भी याद नहीं आता। समझ में आई बात? तो इन देशों को बर्बाद करने में, इन देशों के साथ ये जो हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई,
इन सब का जिम्मेदार मैं कहीं ना कहीं अमेरिका को जिम्मेदार समझता हूं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार से इनकी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी तंत्र में परिवर्तित करने के लिए काम किया, उस प्रकार से उसने इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए काम नहीं किया। इसीलिए इन देशों में इतना ज्यादा आंतरिक संघर्ष हुआ, क्योंकि एक अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। एक मतलब आप कह सकते हैं एक मैनेजमेंट करने वाली व्यवस्था, कंट्रोल करने वाली व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से इन देशों को एक लंबे समय तक संघर्ष की चपेट में रहना पड़ा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान का एक प्रांत नगरानो खराबाक है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिकों का जीवन दुर्भर है। तो ये बात जान लो आप कि इन देशों में अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है। आप साक्षात उदाहरण तालिबान देख सकती हैं। तालिबान इसका साक्षात उदाहरण है। और तालिबान में आतंकवाद पैदा होने में सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है, क्योंकि उसने अपने हित के लिए इस देश को और पाकिस्तान को बर्बाद किया है। और पाकिस्तान इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उसे तो भारत के साथ कंपटीशन करना था। बाप के साथ बेटे को कभी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन बाप से आगे निकलने की इच्छा ने एक ऐसे व्यक्ति को के साथ उसका कोलैबोरेशन करा दिया जो कि अपने हित के लिए किसी का भी अनहित कर सकता है। और वो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे सुनो। राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यही है ना। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक, अंडरलाइन करो इस चीज को, हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार है। कौन से देशों में? मध्य एशियाई देशों में। देखो कौन से देश है मध्य एशिया में। ऊपर देखो मध्य एशिया में कौन कौन से देश दिखाई पड़ रहे हैं। आपका किर्गिस्तान दिखाई पड़ रहा है, आपका उज्बेकिस्तान दिखाई पड़ रहा है, आपका मंगोलिया दिखाई पड़ रहा है। इन देशों के पास बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन है, प्राकृतिक ईंधन, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत बड़ी मात्रा में है। और अमेरिका इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अपना नियंत्रण चाहता है। इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को वो अपने अनुसार दुनिया को बेचना चाहता है। और आज इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कारण इन देशों की आर्थिक व्यवस्था सही हो रही है आज। ठीक है, इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण, अंडरलाइन करो, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। बाहरी कौन है ये? बाहरी ये है अमेरिकी कंपनियां, ब्रिटेन की कंपनियां, फ्रांस की कंपनियां, जो आना चाहती हैं और यहाँ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकालकर दुनिया में बेचना चाहती हैं और मोटा मुनाफा कमाना चाहती हैं। ये इनके देश की कंपनियां नहीं है। ये कहां की कंपनियां हैं? ये बाहरी कंपनियां हैं। और इन बाहरी कंपनियों को आने का मौका कैसे मिल पाया? क्योंकि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से इनके ऊपर वो नीतियां थोप दी गई हैं, जिसके कारण इन देशों में बाहरी ताकतें आकर अपनी कंपनियां स्टैब्लिश कर सकती हैं और इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके अपना मुनाफा कमा सकती हैं। ये है अमेरिका का दोहरा चरित्र, जो कि किसी भी देश के विकास का सबसे बड़ा
घातक बन सकता है, किसी भी देश के विकास के लिए घातक बन सकता है, क्योंकि वो उस देश की कंपनियों को पनपने ही नहीं देता, वो अपने आगे उनको मसल देता है। जिस प्रकार से आज भारत में दो बड़ी कंपनियां सारी छोटी कंपनियों को क्रैश डाउन कर रही हैं, जो कि एक सही पूंजीवादी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी देश में फ्री एंड फेयर कंपटीशन होता है, फ्री एंड फेयर कंपटीशन, और आज के समय में कहीं भी फ्री एंड फेयर कंपटीशन नहीं रह गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज आप पूरे भारत में देख लें, किसी भी चीज में आपको फ्री एंड फेयर कंपटीशन नहीं दिखता, चाहे वो भक्ति ले लो, चाहे वो राजनीति ले लो। भक्ति में भी आज आप घूस दे देंगे तो आप मंदिर के गर्भगृह में बैठ जाएंगे, और अगर आप घूस नहीं देते हैं तो 2 मिनट में चलो, सही है। तो ये है आज की स्थिति, कहीं भी निष्पक्षता नहीं है, और निष्पक्षता जिस देश में नहीं होगी उस देश का पतन तय है, उस देश का पतन, उस देश के सामाजिक पतन तय है। आज हमारे देश के बच्चों में किस प्रकार की भावनाएं पैदा हो रही है, वो एक दूसरे का गला काटने के लिए खुद ही तैयार हो रहे हैं। उनको हथियार की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि उनके मस्तिष्क में हम हथियार पैदा कर रहे हैं, और जो मस्तिष्क में हथियार पैदा होता है ना, उसकी कोई काट नहीं होती, उसकी कोई काट नहीं होती, और वो जब चलता है तो सामने वाले की हत्या जान लेकर ही खत्म होता है, और वो अपने आप को जेल में डाल देता है। तो ये है, आप समझिए इस चीज को। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिम एशिया से नजदीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद, 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ है? 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ है? बताओ भाई, क्या हुआ है? क्या हुआ 11 सितंबर 2001? किसी को पता है? 11 सितंबर 2001 को विश्व में बहुत बड़ी घटना घटी है। फिर से लिख रहा हूं, 11 SP 2001 विश्व राजनीति के लिए बहुत बड़ी घटना है। ये सर पढ़ा रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, बताया नहीं? 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ है पता है? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका की 2 सबसे बड़ी प्रमुख इमारतों पर हमला हुआ है। उनकी 2 बड़ी इमारतों पर आतंकवादी हमला हुआ है, अलकायदा ने हमला किया है। ओसामा बिन लादेन का नाम सुना है? नाम ही नहीं सुना, क्या ही कर। ट्विन टावर पर हमला हुआ है, ये जाओ देखो, इस इमारत पर हमला हुआ। अमेरिका के सुरक्षा मुख्यालय पर हमला हुआ, और उस दिन के बाद से आतंकवाद के खिलाफ, जिस पेड़ को अमेरिका ने खुद पैदा किया, अर्थात आतंकवाद के पेड़ को इस दुनिया में लगाने वाला, सपोर्ट करने वाला अगर कोई था तो वो अमेरिका था। और बाद में जब अमेरिका को उस पेड़ ने काटा तो फिर अमेरिका ने उसी कुल्हाड़ी के, फिर अपनी कुल्हाड़ी के माध्यम से उस पेड़ को काटना प्रारंभ किया। तो सुनना अभी पता चलेगा। 11 सितंबर 2000 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया, और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति दी। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है, और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं, और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। तो अब आप देख लो कि अगर आपके पास कुछ संसाधन आ जाएगा ना, तो हर मक्खी आपके पास भिनभिना कर चली आएगी, और अगर आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा, कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा।
तो आप ये समझ लीजिए, दुनिया अगर आपको पूछेगी तो सिर्फ इसलिए पूछेगी। यहाँ ये सिर्फ आप इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, इससे आप अपने जीवन के बारे में भी समझिए कि इंसान आपकी कदर तब करेगा जब आपके अंदर कोई गुण होगा, जब आपके अंदर कोई कला होगी। और अगर आपके अंदर कोई गुण कला नहीं होगी तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करने वाला। राहुल गांधी की कद्र इसलिए है क्योंकि वो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का प्रमुख है। वो सत्ता क्या है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। और नरेंद्र मोदी की भाजपा में इसलिए कद्र है क्योंकि वो एक बहुत बड़े वक्ता हैं और वो एक बहुत बड़ी छवि बन चुके हैं प्रधानमंत्री के लिए। समझ में आई बात? और जिस दिन उनकी ये छवि मिट जाएगी उस दिन देख लेना, कोई नरेंद्र मोदी जी को पूछेगा भी नहीं, कोई नहीं पूछेगा। इंसान की कद्र तब तक होती है जब तक उसके अंदर कोई योग्यता होती है, और जिस दिन उसकी योग्यता मिट जाती है उस दिन उसे पूछना दुनिया बंद कर देती है। तो ये आप जान लीजिए, इन मध्य एशियाई देशों को रूस, अमेरिका, चीन पूछ रहे हैं। तो क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या था, खनिज संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, और ये सब उस पर नजर गड़ाए, कुत्ते की तरह अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। और ये चाहते हैं कि इन देशों में इनके देश की कंपनियों को काम करने का मौका मिले, जिससे कि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। समझ में आई बात? हर देश यही चाहता है कि उसकी देश की कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। ये सबकी नियत है, किसी एक की नहीं, ये दुनिया में हर उस देश की नियत है जो पूंजीवाद के रास्ते पर निकल पड़ा है। ये बात जानिए आप। आगे सुनिए। पूर्वी यूरोप के चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बंट गया। ये अंडरलाइन कर लेना कि पूर्वी यूरोप का वो कौन से देश है जो दो भागों में बटा है। ये प्रश्न आ जाता है एक नंबर के लिए। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांति पूर्वक दो भागों में बंट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बल्कान क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 में बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में बंट गया और इसमें शामिल बोस्निया। ये आता है आपका प्रश्न कि यूगोस्लाविया कितने देशों में बटा, तो आपका बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवाकिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा, यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप लिया। तो इस तरह से अमेरिका जहां जहां जाता है वहां वहां तबाह करके आता है। जब भी नाटो में शब्द यूज करूं ना तो इसका मतलब आप समझिएगा कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका का ये क्या है, क्या ये, हाँ अमेरिका का ये क्या है, नाटो क्या है, अमेरिका का सैनिक संगठन है। बताया है ना कितने देश थे इसमें शुरू में? पश्चिमी यूरोप के 12 देश। कितने थे? पश्चिमी यूरोप के 12 देश, और बाद में पूर्वी यूरोप के देश भी इसमें शामिल कर लिए गए थे। याद रखा करो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन। आगे सुनो। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे आज के, पूर्वी साम्यवादी देश और भारत। इन देशों के साथ जो पूर्वी साम्यवादी देश थे जब ये अलग हो गए तो इनके साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे? देखो भारत के रिश्ते सबके साथ अच्छे रहे, सबके साथ मित्रतापूर्ण रिश्ता ही भारत ने निभाया है, क्योंकि भारत सदैव शांति के रास्ते पर चलना ही पसंद करता है। भारत सदैव शांति के राह पर चलना ही पसंद करता है, और क्योंकि भारत के सिद्धांत में बुद्ध है, राम है, कृष्ण है, और उन्होंने कभी युद्ध को प्रमोट नहीं किया, युद्ध को प्रमोट नहीं किया, इसीलिए भारत का जन प्रेमी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम अपने समाज को एक नई रूप और एक नया दशा दे रहे हैं कि हाँ भाई हर बात का जवाब तलवार होना चाहिए। हर बात का जवाब तलवार नहीं होती। अगर मैंने आपको बता दिया है, अगर आप तलवार से लड़ने जाएंगे तो सिर्फ सामने वाले को नुकसान नहीं होगा,
नुकसान आपको भी होगा। मैं ये बात मान लेता हूं कि आप जीत जाएंगे, आप उसे मार डालेंगे, लेकिन ये मत समझिए कि आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। उसकी जान जाएगी तो आपका भी हाथ कटेगा, आपका भी पांव कटेगा, कुछ ना कुछ तो आपका भी कटेगा। ऐसा नहीं है कि आप युद्ध लड़ने जाएं और आपको नुकसान ही ना हो। इसीलिए तो कभी भी ताकतवर लोग युद्ध नहीं लड़ते। और उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं अवरोध का सिद्धांत। पढ़ाया है ना, बताया है ना। चलो आगे सुनो। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। तो यह हकीकत है कि भारत के रूस के साथ सदैव गहरे रिश्ते रहे। जिस दिन से भारत बना है उस दिन से ही भारत के रिश्ते रूस के साथ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंटरेस्ट समाजवाद में था, पंडित नेहरू का इंटरेस्ट समाजवाद में था, और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी का भी समाजवाद में इंटरेस्ट था। जिस कारण से सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते भारत के किसी के साथ रहे तो वो था यूएसएसआर, बाद में जो उसका उत्तराधिकारी बना रूस। दोनों के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। ये ब्रैकेट दे रखा है और इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं भारत के सोवियत संघ के साथ रिश्ते कैसे थे। तो इन पर आपसे ये प्रश्न भी आ सकता है कि सोवियत संघ के साथ भारत के रिश्ते कैसे थे, तो आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ही अपना उत्तर लिखेंगे। ये ही आपके उत्तर का सार होना चाहिए। आपके उत्तर में इन बातों का उल्लेख जरूर होना चाहिए, इन पॉइंटों का उल्लेख होना बहुत जरूरी है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। मतलब रूस की जनता भारत की जनता के साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार रखती है, बहुत ही प्रेम पूर्वक। यहाँ पर भारतीय बॉलीवुड के गाने आपको बहुत अच्छे से सुनने को मिल सकते हैं, खासकर कि राज कपूर जी के और अमिताभ बच्चन जी के। मतलब भारत के सिनेमा वहां पर भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि भारत में होना रहेगा। ठीक है। रूस और भारत दोनों का अब सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आश्रय है। बहुध्रुवीय का मतलब बहुत सारी ताकत। विश्व में एक ताकत नहीं होनी चाहिए। भारत और रूस का मानना है कि विश्व में सिर्फ एक ताकत या दो ताकत या तीन ताकत नहीं होनी चाहिए, विश्व में अनेक ताकतें होनी चाहिए, जिससे कि विश्व किसी एक की तरफ झुका ना हो। ये किसका मानना है? भारत और रूस का मानना है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आश्रय है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले लिए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए हैं। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है कि देखो हर पक्ष बिना, देखो दुनिया में कोई भी किसी के साथ मित्रता करता है तो बिना
फायदे के कोई नहीं करता। तो भारत को अगर रूस के साथ मित्रता करके फायदा हुआ है इन विषयों पर, तो रूस को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। किस संबंध में? कि भारत सबसे ज्यादा हथियार किसी से खरीदता है, तो वो किससे खरीदता है? रूस से। रूस भारत का सबसे बड़ा दुकानदार है। रूस भारत का हथियारों के मामले में सबसे बड़ा दुकानदार है। सबसे ज्यादा हथियार भारत किसी से खरीदता है तो वो है रूस से। यही बात यहाँ लिखी है। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की पारमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। मतलब भारत का रिश्ता रूस के साथ फॉरएवर वाला है। फॉरएवर वाला जिसे कहते हैं ना, भारत रूस बहुत गहरे मित्र हैं और हर कठिन परिस्थिति में उसने भारत का साथ दिया है। इसीलिए जब रूस कुछ भी गलत भी करता है ना, भारत ऐसे आंख फेर लेता है कि रूस की मैंने गलती देखी है। क्यों? क्योंकि उसने हर संकट के समय पर भारत का साथ दिया है। हर जरूरत के टाइम पर उसने भारत का साथ दिया है, जिस कारण से रूस और भारत के रिश्ता एक अलग ही मुकाम रखता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत के लिए। भारत का सबसे प्यारा, सबसे घनिष्ठ मित्र अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है रूस। रूस से घनिष्ठ मित्र भारत का इस दुनिया में कोई और नहीं है। अमेरिका तो नहीं है। ठीक है, ये बात आप जान लो। इसी के साथ इस चैप्टर का हम करते हैं विराम और मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।